नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग चाहते हैं कि हमारा दिमाग सही तरीके से सोचना सीखे और इसलिए हम लोग इनसाइट्स खोज रहे हैं। इनसाइट्स आज एक ऐसी चीज़ मैं समझा हूँ जो मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विश्वास करना। जैसे कोई कहे मैंने हाथी को उड़ता हुआ देखा, तो आप बोलेंगे ये सर पागल हो गए। ऐसी ही कोई चीज़ मैंने समझा है और वो सही है। बिजनेस की दुनिया में, लाइफ में एक ऐसी बात है जो है तो सच, लेकिन हमारा दिमाग उसको विश्वास नहीं करेगा। वो बात क्या है पहले सुन लीजिए। बेस्ट स्टोरी विंस। सबसे अच्छी कहानियाँ जीतती हैं। बिजनेस में या लाइफ में सच्चाई नहीं जीतता, मेहनत नहीं जीतती। जो जीतता है वो सबसे अच्छी कहानी जीतती है। अभी समझ में आएगा। अगर आपकी अपनी ब्रांड है, कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस ब्रांड की अपनी कोई स्टोरी नहीं है, तो ख़त्म हो जाएगी। आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, दिलीप सर जैसे हैं या श्रवण जैसे हैं या गरिमा जैसे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत ऑनेस्ट ईमानदार हो गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके पास बेस्ट स्टोरी नहीं है, तो आपको गलत समझा जाएगा। आज का लेसन है स्टोरीज आर ऑलवेज मोर पावरफुल दैन स्टैटिस्टिक्स। कहानियाँ हमेशा स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? कल जब मैंने गरिमा को बताया कि देख गरिमा, तुम्हें जब हमारे उस एम्प्लॉय को बताया कि तुम चप्पल जूता बाहर उतार के आया करो, तो ये चीज़ गलत था। तो पता है गरिमा ने क्या किया? स्टैटिस्टिक्स दिखाया मुझे। उसने मुझे चल कर दिखाया कि बड़े पापा मैं यहाँ खड़ी थी, वो आपका एम्प्लॉय यहाँ खड़ा था और वो यहाँ से यहाँ आया था, मैंने उसको ऐसे कहा था। ये सब क्या है? सच्चाई, फैक्ट। लेकिन कहानी क्या है कि तुमने एक आदमी को दिल तोड़ दिया, एक आदमी को हर्ट कर दिया। ये स्टोरी ये बनती है कि एक आदमी आया, वो बेचारे को पता भी नहीं कि मुझे जूता नहीं पहनना था, तो पहले क्यों नहीं बताया? वो तो हर्ट होकर चला गया। सच्चाई ये है कि गरिमा के हिसाब से मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने तो एक सच बोला कि हमारे घर में जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, बाहर उतार देते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब सच्चाई, फैक्ट, और स्टोरी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ख्याली भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है। कहानी तो कहानी है। अब इसको अच्छे से समझिए। नॉट द बेस्ट आइडियाज़ और द राइट आइडियाज़ और द मोस्ट रैशनल आइडियाज़, just whoever tells a story that catches people's attention and gets them to nod their head is the one who tends to be rewarded. सबसे अच्छा आइडिया नहीं, सबसे सही आइडिया नहीं, सबसे लॉजिकल, सबसे रैशनल आइडिया नहीं, जो आदमी ऐसी कहानी बता सके कि हर आदमी उसको सुने, हमने अच्छा अच्छा अच्छा, वो आदमी जीतेगा। सब उसकी तारीफ करेंगे, सारा बिजनेस वही लेके जाएगा। आपके पास एक बहुत सच्ची कहानी कि एक राजा था और एक रानी थी, वो पूरी ज़िंदगी एक शहर में, एक देश में राज किए और फिर बूढ़े होके वो मर गए। आपको कोई नहीं सुनेगा। लेकिन वहीं पर एक आदमी कहता है एक राजा था, एक रानी थी, और उस राजा के घर में एक चुड़ैल आई और उसने रानी के खाने में कुछ मिला दिया। चुड़ैल होती भी नहीं है, लेकिन अचानक से बोले अच्छा फिर क्या हुआ? उस आदमी को लोग सुनेंगे और उसकी फिल्म को, उसकी बातचीत को बार बार लोगों को बताएंगे, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सच्ची कहानी नहीं, अच्छी कहानी नहीं, सही कहानी नहीं, सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी लगने वाली कहानी, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, जो लोगों का दिमाग को अपनी तरफ घसीट ले। अरे तुम्हें पता है क्या हुआ था वहाँ पे? क्या हुआ था? डीएम की गाड़ी गई थी। तो क्या है? जिस तरीके से बताते हो आप। नहीं, अगर आपने खाली बता दिया डीएम की गाड़ी गई थी, तो ये क्या?
और ये पता एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी और ऐसे जहाँ करके गई है और उसमें सामने कुत्ता था और कुत्ता मर गया। अभी तक नॉर्मल कहानी है, कुत्ता मर गया, लेकिन वो मारा किसने? अमिताभ बच्चन की गाड़ी ने मारा। और अब कुत्ता किसका था? और वो कुत्ता किसका था? वो एक गरीब आदमी का कुत्ता था जिसकी वजह से सालों साल से जिंदा था बेचारा। 10 साल से उस कुत्ते को उसने पाला था। एक बहुत अच्छी कहानी, एक फिल्म, इनफैक्ट ऐसे ही कुत्ते की कहानी है, उसका नाम है हाचिको द डॉग स्टोरी। उसमें बेचारा सिंपल सा कुत्ता है, वो एक आदमी के साथ जब भी वो अपने घर से ऑफिस जाता है, उसका ऑफिस के लिए घर से निकलता है, ट्रेन स्टेशन पे पहुंचता है, ट्रेन से दूसरे शहर पहुंचता है, वहाँ से पढ़ाता है, फिर वापस आता है और स्टेशन से घर तक जब वो आता है उसका कुत्ता उसके साथ, एक कुत्ता ऐसे लावारिस कुत्ता उसके साथ साथ आता था। ये बहुत दिनों की कहानी थी, हर रोज़ कुत्ता उसके साथ आता था, जाता था, आता था, जाता था। एक दिन वो मर गया। कुत्ता फिर भी जाकर स्टेशन पर खड़ा होता था, वापस आता था, फिर जाके खड़ा होता था, वापस आता था, बेचारा दुखी उदास। फिर जब वो बाद में जब कुत्ता मरा, उस कुत्ते की एक मूर्ति बनाई गई। इस फिल्म को देखिएगा, उस फिल्म में कुत्ते से एक स्टोरी बना दी गई और एक सुपरहिट फिल्म है वो, हाचिको द डॉग स्टोरी नाम है। ग्रेट आइडियाज़ एक्सप्लेन्ड पुअरली कैन गो नोवेयर। आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही ग्रेट आइडिया है, लेकिन उसको आपने बताया है बहुत ही बेकार तरीके से, तो उससे कुछ नहीं होगा। While old or wrong ideas told compellingly can ignite a revolution, और वहीं पर कोई बहुत पुरानी आइडिया है, बहुत ही पुराना आइडिया, लेकिन उसको आपने बहुत कंपेलिंग तरीके से, एकदम ज़ोरदार तरीके से बताया, तो उससे आप क्रांति ला सकते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है, उसके ऊपर बहुत सी फिल्में बनी हैं। लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल क्या होता है? एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है, तो 3 लोग हो गए। ये सिंपल सी कहानी है, लेकिन इसी को देवदास फिल्म के रूप में बना दिया गया, इसी को सिलसिला के रूप में बना दिया गया। देखिए सिलसिला अमिताभ बच्चन की, इसको बोलते हैं कंपेलिंग तरीके से कहानी बताना। मॉर्गन फ्रीमैन कैन नरेट अ ग्रॉसरी लिस्ट एंड ब्रिंग पीपल टू टीयर्स while an inarticulate scientist might cure a disease and go unnoticed। एक बहुत ही बढ़िया फिल्म एक्टर है, उसका नाम है मॉर्गन फ्रीमैन, और उसकी आवाज़ इतनी भारी है। Let me tell you about a voice. Not this voice, but the one inside. The one that whispers. It tells me what's right and what's not, when to leave and where to go. It's not Shakespeare. It does not speak in memorable lines. My inner voice always gives it to me straight. बहुत बार दोस्तों ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में, वो ऐसे बोलता है, और जब वो आपसे बात करेगा ना, उसको दे दीजिए कि मॉर्गन फ्रीमैन आज सब्जी में क्या क्या आएगा, तो बोलेगा आज सब्जी में सबसे पहले तो आएगी गोभी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, पूरी की पूरी 1 किलो, क्योंकि गोभी से ही हमारी ज़िंदगी बचती है। और आएगा मूली के पराठे खाए बिना कोई मेरे घर से निकलता नहीं है। तो उस आदमी को आप एक ग्रॉसरी की लिस्ट, एक सब्जी की लिस्ट दे देंगे, उसको भी सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। और वहीं पर एक आदमी बेचारा डॉक्टर है, लोगों की जान बचा बचा के मर गया, लेकिन कोई बोलेगा क्या किया तुमने, जाने तो बचाई थी, क्योंकि उसकी कहानी बहुत अच्छे से बताई नहीं गई। देयर इज़ टू मच इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन टू calmly sift through the data looking for the most rational, most correct answer। प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप जब लोगों से बात करते हैं तो 10 लोग आपसे बात करेंगे, 10 में से आप किसकी बात को सुनेंगे, किसकी बात पर ध्यान देंगे? आपका दिमाग बेचारा थक जाता है सही चीज़, डिटेल्स खोजने के लिए। इसलिए किस पर ध्यान देता है? जो सबसे अच्छी कहानी लगती है। सब इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके, इम्तिहान की तैयारी छोड़ करके सुनेगा, पहले वो बताओ क्या हुआ था। जो आदमी बहुत अच्छे से कहानी बताएगा। पीपल आर बिजी एंड इमोशनल एंड अ गुड स्टोरी इज ऑलवेज मोर पावरफुल एंड परवेजिव दैन आइस कोल्ड स्टैटिस्टिक्स। लोग बिजी हैं और इमोशनल हैं, ये मत भूलिएगा। आप लोगों को लगता होगा सर हम जो आपको बता रहे थे कल रात बात ना, वो सच्ची बात है, लेकिन वो बात सच्ची नहीं थी। वो क्या थी? इमोशनल बात थी। सर दिल में चोट लगी है सर, मुझे जूते के लिए कहा गया था, वो जूता मैं रोज़ पहन के आता हूँ, पिछले 3 दिन से पहन के आ रहा हूँ, 1 हफ्ते से पहन के आ रहा हूँ, 10 दिन से पहन के आ रहा हूँ, कभी किसी ने नहीं कहा, और कल मुझे मेरे जूते के लिए बोला गया। आप समझ सकते हैं सर मेरी आंखों में कैसे आंसू आए होंगे। वो इमोशनल हैं हम लोग, बिजी हैं और इमोशनल हैं। और एक अच्छी स्टोरी
ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा परसुएसिव है धक्का मार देगी एक आदमी को, बजाय एक आइस कोल्ड स्टैटिस्टिक्स के। आप मेरे पास आए, बोले सर आज पता है क्या हुआ, आज पूरे 35 अल्ट्रासाउंड हुए हैं, 450 हीमोग्लोबिन के टेस्ट हुए हैं और करीब 2000 हमने एक्सरेज किए। ठीक है, कागज़ रख दो, जाओ। ये स्टैटिस्टिक्स है। तुमने लाखों रुपए का काम किया, बहुतों की जान बचाई, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन आप आए मेरे पास बताएं सर आज हमने जो अल्ट्रासाउंड किया है उसमें एक औरत थी, उसके बच्चे का सर फंस गया था और चीख रही थी वो, और उसकी सर हमने अल्ट्रासाउंड किया, आज उसकी जान बच गई। आज मेरी ज़िंदगी में ना, मेरा ज़िंदगी एकदम मीनिंगफुल हो गया। आज मुझे लग रहा है कि इसीलिए मेरा जन्म हुआ था, आज सफल हो गया मेरा जन्म। ये एक इमोशनल स्टोरी है। और वो जो आपने बताया 40 अल्ट्रासाउंड, 50 हीमोग्लोबिन और 200 एक्सरे हुए, 2000 एक्सरे हुए, वो केवल स्टैटिस्टिक्स है, वो नंबर्स हैं, गिनती है खाली। इफ़ यू हैव राइट आंसर यू मे और मे नॉट गेट अहेड, बट इफ़ यू हैव रॉन्ग आंसर बट यू आर गुड स्टोरी टेलर, यू विल प्रॉब्ली गेट अहेड फॉर अ वाइल। अब कोई आपसे सवाल पूछता है और आपके पास उसका सही आंसर है, तो हो सकता है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें या हो सकता है ना बढ़ें। लेकिन अगर आपके पास गलत आंसर है लेकिन आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो आप ज़रूर कुछ दिन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इफ़ यू हैव राइट आंसर एंड यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, यू आर ऑलमोस्ट सर्टनली गेट अहेड। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास उस सवाल का सही आंसर है और आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तब तो पक्का है कि आप आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑलवेज बीन ट्रू, ऑलवेज विल बी ट्रू। ये बात हमेशा से सच रही है और हमेशा से सच रहेगी। एंड इट शोज़ अप इन मैनी एरियाज ऑफ हिस्ट्री। और ये चीज़ इतिहास में बहुत जगहों पर बताया गया है। सुनिए, एक सच्ची कहानी, जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी थे, ऐसे ही अमेरिका में थे मार्टिन लूथर किंग। इंडिया में तो गांधी जी ने क्या लड़ाई की? फ्रीडम फाइट के लिए, हमको अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। और मार्टिन लूथर किंग ने किसकी आज़ादी की लड़ाई करी की? हाँ, जो वहाँ पर काले थे बेचारे, जो निग्रोज थे, उनको अंग्रेज़ी गोरों से बराबरी का दर्जा दिलाया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर फेमस स्पीच एट लिंकन मेमोरियल इन August 28, 1963 डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। एक बहुत फेमस स्पीच है लिंकन मेमोरियल, 28 अगस्त 1963 में मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। लेकिन जैसा सोचा था वैसा वो गया नहीं। किंग्स एडवाइज़र एंड स्पीच राइटर क्लैरेंस जोन्स ड्राफ्टेड अ फुल स्पीच फॉर किंग टू डिलीवर बेस्ड ऑन, ही रिकॉल्ड, समरी ऑफ आइडिया वी हैड टॉक्ड अबाउट। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्क्रिप्ट राइटर था, स्पीच राइटर, उसने बाकायदा लिखा कि वो क्या बोलेंगे। उसका नाम था क्लैरेंस जोन। उसने पूरा सारे जो आइडियाज़ थे उसमें लिख दिया था और वही बोलने वाले थे किंग। अ फ्यू मिनट्स ऑफ किंग्स स्पीच फॉलोड द स्क्रिप्ट। तो उन्होंने जब स्पीच देना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया, तो शुरू में 1 मिनट 2 मिनट तो उन्होंने जैसा था वैसा बोल लिया। वीडियो शोज़ हिम कॉन्स्टेंटली लुकिंग डाउन एट हिज नोट्स, रीडिंग वर्बिटम। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो एक कागज़ को नीचे से ऐसे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे। गो बैक टू जॉर्जिया, जो लिखा है वो बोलना। गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू ल्यूसियाना, गो बैक टू slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow the situation can and will be changed. उसमें लिखा गया था कि जाओ वापस जाओ, जॉर्जिया जाओ, लुसियाना जाओ तुम स्लम्स में जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वहाँ जाके देखो। knowing somehow, as if जब तुम वहाँ जाओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ें तुम्हें करना है, कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है लोगों की। ये वो स्पीच दे रहे थे। Just then, around halfway through the speech, gospel singer Mahalia Jackson, who was standing in King's left, maybe 10 feet away, shouts out, "Tell them about the dream, Martin. Tell them about the dream." लेकिन अभी स्पीच आधा ही हुआ है, तब तक से उनके बगल में 10 फीट दूर एक सिंगर था। गॉस्पेल सिंगर में जो भगवान की किताबों का भजन गाते हैं, ऐसी गॉस्पेल सिंगर था। उसका नाम था महालिया जैक्सन। बोलता है, अरे सुनो, उनको बताओ, सपने के बारे में बताओ। टेल देम अबाउट द ड्रीम, उनको सपने के बारे में बताओ। 10 फीट दूरी पर उसको बीच पे डिस्टर्ब कर रहा है, बोला सपने के बारे में बताओ। अब कहानी सुनिए, वो देख के बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं। तब तक से उसने कहा, वो ड्रीम के बारे में बताओ, ड्रीम के बारे में बताओ। अच्छा हाँ ठीक है। तो जो पढ़ रहे थे उसको उठाया और नीचे बगल में रख दिया कि अब हम इससे नहीं बोलेंगे। देन देयर
देयर देन इन 6 सेकेंड पॉज, उसके बाद उन्होंने 6 सेकेंड पॉज लिया, 1 2 3 6 सेकेंड तक, बिफोर किंग्स लुक अप एट द स्काई एंड सेज, और उसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है और उसको बोलता है, आई हैव अ ड्रीम, इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन अमेरिकन ड्रीम। उसने फिर, इस स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम, कि मेरे पास एक सपना है और ये सपना अमेरिका के सपने के साथ जुड़ा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप टू लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। और मेरा एक सपना है कि एक बार एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो सचमुच में अमेरिका है उसके जैसा बन जाएगा, जो अमेरिका की वैल्यूज़ हैं वैसा। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। और मुझे लगता है कि दुनिया के सारे लोग एक बराबर हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन who will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे हैं और उन बच्चों को लोग उनके रंग से जज नहीं करेंगे कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, वो उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके चरित्र के हिसाब से जज किए जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे। और इस तरह से उसकी पूरी स्पीच चली ड्रीम के बारे में कि मेरा ये सपना है। द रेस्ट वॉज हिस्ट्री। और ये जो स्पीच है दुनिया के जो सबसे पावरफुल स्पीचेस हैं उसमें से एक स्पीच मानी जाती है, वो अब इतिहास बन चुकी है। जोन्स सेड दैट पोर्शन ऑफ द स्पीच विच इज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड इन द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड इज़ नॉट द स्पीच दैट ही प्लान टू गिव। जोन्स बोलता है वो जो उन्होंने बोला था, जो सबसे पावरफुल स्पीच थी जिसको सुन करके सब लोग एकदम जोश में भर गए थे, वो तो हमने सोचा ही नहीं था कि लिखा जाना चाहिए उसमें, ये प्लान था ही नहीं स्पीच में। इट वॉजंट वॉट किंग प्रिपेयर्ड, वो जो उसने रात को तैयारी की थी ये वो नहीं था। इट वॉजंट वॉट ही एंड स्पीच राइटर अज्यूम्ड वुड बी द बेस्ट मटीरियल फॉर दैट डे। ये जो लिखा गया था वो उनके हिसाब से सबसे अच्छा मटीरियल नहीं था, बट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड। लेकिन हाँ, ये कहानी के रूप में सबसे अच्छी स्टोरी थी जो बोली गई थी। इवोकिंग इमोशंस एंड कनेक्टिंग द डॉट्स इन मिलियंस ऑफ पीपल्स हेड इन अ वे दैट चेंज्ड हिस्ट्री। इसने लोगों के अंदर में इमोशंस जगाए और लोगों के दिमाग में डॉट्स को कनेक्ट किया, लाखों लोगों के दिमाग में कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसको सुनते सुनते लोगों को लगा, जोश आ गया। जैसे हमारे बाहुबली, जिस माँ ने हमारी मातृभाषा को क्या क्या बोलता हो, नहीं ये है मृत्यु मेरे साथ आएगा। देखा नहीं आपने, पिक्चर नहीं देखी? उसमें आप देखेंगे ना, बाहुबली में एक सीन है, अब देखिए। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचता है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। इनका पैर टूटा है। जिस रीछ ने हमारी मां का अपमान किया वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीरकर उन सबको ये कहना जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय माहेश्वरी! तो इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर सोच लीजिए वहाँ बैठे हों, सोच लीजिए वहाँ पर बाहुबली थे, ये स्पीच ना देते, बोलते देखो भाई दुश्मन के तकरीबन 53 लोग मरे हैं और हमारे करीब 250 लोग मरे हैं, तो हमारी सेना ज़्यादा मर चुकी है, उनकी सेना कम मरी है, इसलिए अब हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा और तीर धनुष को अच्छे ले लो, इकट्ठा कर लो और जाके उनको मारना होगा, ठीक है? तो आप तो कितना मोटिवेटेड होते लोग, कितना ताकत आती, कितना जोश आता। कह रहे हैं बट इट वॉज द बेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड, इवोकिंग इमोशंस। जब आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले का एक इमोशन इवोक होना चाहिए, जगना चाहिए। जो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत बार कोई ज्ञान व्यान नहीं मिलता,
वहाँ पर हमारा इमोशन इवोक होता है। जो भजन गाए जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर त्रिलोक उजागर, वो जो बोला जाता है उससे हमारा इमोशन इवोक होता है। गुड स्टोरीज टेंड टू बी दैट। तो जो अच्छी कहानियाँ होती हैं वो यही करती हैं। दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इवोक पॉजिटिव इमोशंस। जो अच्छी कहानियाँ होती हैं उसके अंदर में एक खासियत होती है कि वो इंस्पायर करती हैं और जगाती हैं पॉजिटिव इमोशंस, ब्रिंगिंग इंसाइट्स एंड अटेंशन टू द टॉपिक दैट पीपल टेंड टू इग्नोर। और लोगों का ध्यान जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पर नहीं जा रहा था उसी पर ध्यान घसीट के ले आती है। ब्रिंगिंग इंसाइट्स एंड अटेंशन टू द टॉपिक, उनका ध्यान और उनका इंसाइट वहाँ लाता है जो हम इग्नोर कर पा नहीं ध्यान पर दे पा रहे थे। दे हैव प्रीवियसली बीन प्रेजेंटेड विद नथिंग बट फैक्ट्स। पहले उनको बताया गया था केवल फैक्ट, सच्चाई, बट उनका ध्यान नहीं जा पा रहा था उस पर। मार्क ट्वेन वॉज परहैप्स द बेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। अब सुनिए, जो सबसे अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं ना, वो कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं। एक मार्क ट्वेन थे जो अपने ज़माने के सबसे अच्छे कहानीकार थे, स्टोरी टेलर थे। व्हेन एडिटिंग एंड राइटिंग, जब वो अपनी कहानी लिखा करते थे और एडिट करते थे, ही वुड रीड आउट टू हिज वाइफ एंड किड्स। वो अपनी कहानी लिखने के बाद अपने बच्चों को और अपनी बीवी को बुलाते थे, बोलते थे बैठो मैं अपनी कहानी पढ़ रहा हूँ, सुनो। When a passage caused them to look bored, और जब वो पढ़ते थे तो अपनी बीवी को और बच्चों को देखते थे और एक लाइन आई और उस लाइन को सुनते सुनते वो लोग यहाँ वहाँ देखने लगे, तो काट देते थे कि ये लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी लाइन को, किसी पैसेज को सुनते सुनते मेरे बच्चे और मेरी बीवी बोर हो रहे हैं तो वो लाइन नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी सच्ची लाइन हो, वो होनी नहीं चाहिए। He would cut them. When their eyes widened, when they sat forward and furrowed their brows, he knew he was onto something. और कुछ बोल रहा है और उसको जो बोल रहा है उसको सुनते सुनते उसके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, हाँ पापा फिर क्या हुआ, बस इसका मतलब मैं सही चीज़ लिख रहा हूँ। Even within a good story, a powerful phrase or sentence can do most of the work. और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है, इस लाइन का मतलब क्या है? He knew that ही इज़ ऑन टू समथिंग, उसको मालूम पड़ गया कि हाँ उसके पास कोई खजाना मिल गया है। डबल डाउन मतलब इसी चीज़ को और मजबूत करो। ये जो डायलॉग लिखा गया होगा बाहुबली का, इस चीज़ को कम से कम 10 बार लिख करके एडिट किया गया होगा। मौत को मारने जा रहा हूँ मैं, ये कोई नॉर्मल सेंटेंस थोड़ी है, कोई मौत को थोड़ी मारता है। और क्या क्या बोला था, अट्टहास कर रहा है। ये भाई साहब जब छोटे से थे तो ये वर्ड यूज़ करते थे, अट्टहास कर रहा है। वो मेरे पास वीडियो पड़ा है शिरीष का, तलवार लेकर के, नकली तलवार लेकर के, तौलिया बांधे हुए थे, तौलिया बांधे थे ना, नहीं सुपरमैन का कपड़ा पहने हुए थे। अब मैं दिखाऊंगा, खोज करके मिलेगा तो। डबल डाउन मतलब जो चीज़ मिली है ना उसको और धक्का मारो, यही चीज़ और प्रोड्यूस करो। इवन विद इन अ गुड स्टोरी, और अगर आपके पास कोई कहानी, अच्छी कहानी है, उसमें कोई खास पावरफुल सेंटेंस है, उस सेंटेंस से बहुत बड़ा मैजिक हो जाता है। देर इज अ सेइंग दैट पीपल कांट रिमेंबर बुक्स, दे रिमेंबर सेंटेंसेस। एक कहावत है कि लोगों को पूरी किताब नहीं याद होती, उसमें से कुछ सेंटेंसेस याद रहते हैं। C.R. Halpike, an anthropologist who once wrote a review of young author new book on the human history, the review states, it would be fair to say that whatever his facts are broadly correct, they are not new, or whenever he tries to strike out on his own, he often gets things wrong, sometimes seriously. It is not contributing to knowledge. Two things are notable. तो C.R. Halpike एक मानव इतिहास पढ़ने वाले विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने एक यंग ऑथर की एक बुक का रिव्यू किया था कि ये बुक पढ़ा उन्होंने, उसके बाद बताया कि इसमें क्या लिखा है। तो उस बुक का रिव्यू क्या किया, जो कुछ भी इस किताब में लिखा है, सेज दैट व्हेनेवर हिज फैक्ट्स आर ब्रॉडली करेक्ट, दे आर नॉट न्यू। कि जब भी उसमें कोई सही बात लिखी गई है, उसने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, तो जो भी बात कही गई है, सही बात कही गई है, वो लिखी सही बात तो है लेकिन कुछ नया नहीं कहा उसने। He tries to strike out on his own, often gets things wrong, sometimes seriously. और उसके बाद बोलते हैं कि कुछ चीज़ें तो उसने गलत कही हैं,
मैं इसको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। एक पिक्चर देखी थी मैंने अभी रिसेंटली, 1983। उस पिक्चर को देखने के बाद मैंने एक रिव्यू दिया इनको कि बेकार फिल्म है। एक पुलिस वाला था, वो गुंडों को मार रहा है, तो कौन सी नई बात कर रहा है। और उसके कुछ स्टूडेंट थे जो उसके साथ उसके टीचर था, उनका पुलिस एकेडमी में पढ़ाता था, तो वो जो पुलिस वाले थे वो करप्ट हो गए थे, घूस लेते थे। कौन सी नई बात हो गई, उसमें कोई अच्छी कहानी नहीं थी। तो स्टोरी लग रही है। उससे भी ख़राब थी। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। One, that the author Yuval Noah Harari has sold over 28 million books, making him one of the best-selling contemporary author in the field of his book *Sapien*, which Hal Pike was reviewing, is the most successful anthropology. अच्छा, ये जो हल पाइक जिस किताब की बात कर रहा है ना, उसका नाम है *Sapiens*, और वो इस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। 28 मिलियन बुक्स बिकी हैं उसकी, 28 मिलियन बुक। अभी तक मेरी जानकारी में कोई ऐसी किताब नहीं जो 28 मिलियन बुक बिकी हो। 20 लाख से भी ज़्यादा ना। 2 करोड़ 80 लाख। 1 मिलियन 10 लाख होता है। जो सबसे अच्छी बुक बिकी होती हैं वो 1 मिलियन जब बिक जाती है तो उस पर लिखा रहता है 1 मिलियन सोल्ड। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अगर एक किताब में से उस आदमी को केवल 100 रुपये मिला तो 10 लाख गुणे 100 कर दीजिए आप। लेकिन ये किताब कितनी बिकी है? 28 मिलियन। और उसके बारे में कह रहा है कोई ख़ास बात नहीं लिखी है, तो इतनी बिकी कैसे? सुनिए, युवल नोआ हरारी नाम है राइटर का। उसकी किताब को पढ़ने के बाद पहली बार मुझे समझ में आया कि दुनिया में पैसा कैसे आया था। सबसे पहली बार बहुत पहले वो चलता था कौड़ी, जानते हैं कौड़ी? सुना है? कौड़ियों के भाव बिक। क्या होता है कौड़ी? नदी किनारे या समुद्र किनारे उजला उजला होता है। छोटे छोटे सीपी होते हैं, जैसे समुद्र के किनारे मिलते हैं, छोटे छोटे शंख टाइप के। तो बालू में निकल के आते हैं। हाँ, लेकिन ये कौड़ी खास टाइप की होती है। आपने देखा भी होगा, बचपन में मम्मी पापा लोग खेलते थे उससे, मतलब हम लोग को खेलने के लिए देते थे। अरे जिससे वो आम वगैरह छीलते थे वो लोग। ये हैं कौड़ियाँ। इसकी झुमरी बनती है। तो जो कौड़ियाँ चलती थी, उसके बाद पहली बार सोना कैसे आया दुनिया में, कि जिसको लोगों ने पैसा माना। और सोने के बाद अब जब करेंसी आई, नोट आया, वो सारी कहानी मैंने जो पहली बार पढ़ा समझा इसी किताब से पढ़ा, सेपियंस से। लेकिन ये कोई पहली बार किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन पहली बार कहानी के रूप में लिखा है। इसके पहले ऐसे लिखा रहता था जैसे कोई लाइब्रेरियन ने नोट किया, अच्छा 1918 में ये हुआ, 1820 में ये हुआ, इतिहास के अलग अलग डेट के हिसाब से लिख दिया कि क्या क्या उसमें हुआ। लेकिन कहानी के रूप में सेपियंस में लिखा गया। सेपियंस का मतलब है इंसान के पहले वाला बंदर। आपको मालूम है ना कि इतिहास के हिसाब से हम इंसान बंदरों से आए। तो जो सब सारे बंदर एक जैसे नहीं हैं। ये जो बंदर हमारे यहाँ घूमते फिरते रहते हैं वो सेपियंस नहीं है। जो सेपियंस बंदर हैं वो ऐसे दिखते थे। बंदरों से जस्ट बाद जो आया था, जो इंसान बन गया था, उसकी कहानी है सेपियंस। तो इसकी किताबें, हज़ारों किताबें लिखी गई हैं इस पर, लेकिन कहानी के रूप में सबसे अच्छी किताब सेपियंस मानी जाती है। वही बुक था होमो सेपियंस, सेपियंस लिखा है खाली, सेपियंस नाम है। व्हाट सेपियंस डज हैव एन एक्सेलेंट राइटिंग। तो सेपियंस में क्या खासियत है कि 2.5 करोड़ किताब भी की है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। ब्यूटीफुल राइटिंग, द स्टोरीज आर कैप्टिवेटिंग। उसकी जो कहानियाँ हैं आपको एकदम पकड़ लेती हैं। ये खुद युवल नोआ हरारी कहता है, मैंने कोई बहुत रिसर्च नहीं किया, इसमें जो कुछ भी दुनिया में पहले से पता है उन्हीं को मैंने एक कहानी के रूप में बांध करके आपको दे दिया है। हरारी टुक व्हाट वाज ऑलरेडी नोन, रोट इट बेटर दैन एनीवन हैड डन बिफोर। हरारी ने कुछ और नहीं किया, जो कुछ भी पहले से पता था उसी को उसने और अच्छे तरीके से कहानी में डाल दिया। द रिजल्ट वॉज फेम ग्रेटर दैन एनीवन बिफोर हिम। तो उसका रिजल्ट क्या था? एक ऐसा फेम जो इससे पहले कभी किसी को मिला ही नहीं। बेस्ट स्टोरी विंस। तो कहानी तो बात क्या है? बेस्ट स्टोरी विंस। इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ बिकॉज सो मेनी सक्सेस वर्क्स दिस वे। और इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। करे यार मैंने कुछ नया नहीं किया, खाली अच्छी अच्छी कहानी बताई। दुनिया में ज़्यादातर सक्सेस ऐसे ही मिलती है। खैर, आज को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। देखिए,
आज की जो ये क्लास है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? आप कैसे बेस्ट कहानी बताएंगे? ऐसे अच्छा, आपको तो चाहिए। आप देखेंगे कि जो चीज़ हुई जो आप बताना चाहते हैं उसमें सामने वाले का इमोशन इन्वॉल्व है कि नहीं। जैसे एनिमल मूवी आई, उसमें उसने स्टोरी दिखाई, जो भी था उसने स्टोरी दिखाई, तो उसमें तो ई और एसेंट दोनों है, जो ज़्यादा और उसका इम्पैक्ट पड़ा। मैं एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ आप जब मुझे कहानी बताते हैं कि बड़े पापा मैंने देखा था सपना, या मैंने एक देखा था कुंफू पांडा, आप बोलते जाते हैं, मैं ऐसे सुनता रहता हूँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप उसकी तरह होइए। कौन था राइटर जो बेस्ट स्टोरी टेलर? स्टीफन किंग। नहीं यार, ये युval नोआ। नहीं, नहीं, मार्क ट्वेन। अच्छा, मार्क ट्वेन। वो जब अपनी बात बोलता था किसी को तो देखता था सामने वाला इंटरेस्टेड हो रहा है कि बोर हो रहा है। अगर बोर हो रहा है तो नहीं बोलेगा वो दिमाग में खोजेगा कि मैं कैसे अपनी बात बोलूँ कि सामने वाला इंटरेस्टेड हो। जैसे मैं अगर कोई बात बड़ी मम्मी को बताना चाहता हूँ या आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो मैंने सोचता हूँ कि अच्छा मैं क्या बोलूँ। जैसे मैंने आज दिलीप जी को बोला, वो आए थे यहाँ पर अपने किसी काम के लिए, हाँ ये हीटर ब्लोअर लेकर आए थे कि सर ये 500 का है 700 का है, दे दिया उन्होंने। फिर मुझे बोलनी थी कि अनुज ने आपके बारे में कुछ कहा है, तो मैंने कहा भाई मज़ा आ गया मुझे। अनुज ने जो बताया ना, मैं इतने दिनों से सोच रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, आज जाके मुझे मालूम पड़ा क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मेरी है। फिर अपना काम छोड़ करके बैठ गए। हुआ ये कि आग तापते हुए कुछ बच्चे बैठे होते हैं और बात करते रहते हैं। वो आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बात कर रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सच बोल रहे हैं ये, आप सच तो बोलेंगे ही, लेकिन सामने वाला क्या आपकी बात में इंटरेस्टेड हो रहा है। इसमें एक और प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आप लोगों ने कभी कहानी बोली नहीं किसी को, कभी प्रैक्टिस नहीं है। सबसे अच्छा स्टोरी टेलर जो मुझे लगता है मेरे ज़माने का, मतलब जो जिनको मैंने बहुत सुना है, वो है ओशो। हाँ, ओशो है, करेक्ट। ओशो को नहीं सुना तुमने? एक बार तुम ओशो को सुनोगे तुम गिरीश मिश्रा को भूल जाओगी। सही बता रहा हूँ मैं। नहीं, वो अच्छा है, स्टोरी टेलर है, लेकिन मैंने तो भाई पूरा डिप्रेशन निकाला है ओशो की ऑडियो सुन सुन के। मुझे मार पड़ती थी घर पे, फिर भी ओशो को चुपके चुपके सुनते थे। और वो कैसे सीखा स्टोरी टेलिंग? बचपन में वो अपनी नानी को सारी बातें बताता था, और मैं भी आप लोगों को जब कुछ बोलता हूँ तो उसको एक बार प्रैक्टिस बड़ी मम्मी के ऊपर कर चुका रहता हूँ। जो कुछ भी बताएंगे आप लोग मुझे बताएंगे वो मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं उसमें देखूंगा अच्छा ये कहानी ये है। अब जाकर पहले ट्राई करूंगा बड़ी मम्मी के ऊपर। उनका थोड़ा बहुत, एक बार वहाँ ख़राब स्टोरी बता दी, वो जब ख़राब स्टोरी बताऊंगा तो बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक, बोर हो गई। इसका मतलब अभी इसमें प्रॉपर मैंने इमोशन डाले नहीं है, इसको इमोशन के साथ तड़के के साथ बताना पड़ेगा। तो बहुत सोचूंगा और कैसे बताऊँ और कैसे बताऊँ। जैसे कुछ दिन पहले, अब तो सर्दियाँ चालू हो ही गई, डॉक्टर रिम्पी ने मेरे लिए 2 पजामे लाई थी, और 2 पजामे जब देखा मैंने कहा ये क्या पैसा बर्बाद करती हो तो। और परसों जब मैं नहा के निकला हूँ तो ठंड तो लगी रही थी पैरों में, तो मैंने जो पजामा दिया था वो रात को मैंने पहना था, जब उसको उतारा तो और ठंड लगे। मैंने कहा ये पागलपन है यार, पैजामा पहनकर, जो सोने वाला पैजामा पहन के अगर ठंड बच रही है तो फिर जीन्स क्यों पहने, पैंट क्यों पहने, यही पहनते हैं। तब से मैं यही पैजामा पहना हुआ हूँ, 2 दिन से वही पैजामा पहना हुआ हूँ। और उसके बाद जब मैं नीचे आया हूँ मैंने कोई कहानी नहीं बताई, मैंने श्रीज को और वैभव को बताया थोड़ा मेरी जेब में हाथ डाल के देखो। दोनों ने मेरी जेब में हाथ डाल के कहा ये तो बड़ा गर्म है। मैंने कहा तुम लोग को क्या लगता है? तो आज देखो एक तो ये भी खरीद लिए हैं, उनके लिए भी पैजामा आ चुका है। ये कोई ट्रिक नहीं है जो आपको बता दूंगा आपको समझ में आएगा कि सही कहानी कैसे बोलते हैं। ट्रिक ये है कि आप कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने में। इमोशन। अपने इमोशंस को महसूस करिए, क्योंकि मेरा इमोशन था। अब मुझे ये पता है सर्दी का टाइम है, बाहर निकलने का शायद मौका ना पड़े, घर ही में रहेंगे, ऊपर मेरा घर है, नीचे ऑफिस है, तो ज़रूरी है कि मैं जीन्स पहन के नीचे आऊँ, और जब जाना होगा कहीं बाहर तो चेंज कर लूँगा। तो पजामा अभी पहना हो, देख लो, ना विश्वास हो तो कहानी को प्रैक्टिस करिए, लोगों को पकड़िए, उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, और सच्ची कहानी को प्रैक्टिस करिए, अच्छे तरीके से बताने की प्रैक्टिस करिए।
आप गए मार्केट में, कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ अच्छा हुआ, सर बताएं क्या हुआ आज। तो आज अगर आपकी जगह मैं गया होता तो पूरा एकदम स्क्रीन प्ले बना देता कि सर मैं जब गया कचहरी में खोज खोज के थक गया, मर गया मैं सर्दी के मारे। नमस्कार नमस्कार।